नमस्कार मित्रों, YouTube की ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास में 10वीं क्लास में अपन ने तीसरे चैप्टर को पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर अपन लेंगे 7वां चैप्टर, जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि परमाणु सिद्धांत और तत्वों का वर्गीकरण। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे परमाणु की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं महर्षि कणाद के अनुसार। महर्षि कणाद के अनुसार किसी भी पदार्थ को बार बार यदि अपन विभाजित करें तो अंत में एक ऐसा कण बनता है जो बहुत ही सूक्ष्मतम होता है, और उस सूक्ष्मतम कण को महर्षि कणाद ने परमाणु कहा। अब उसी युग के अंदर दो ग्रीक दार्शनिक हुए। उन दार्शनिक का नाम था, पहला था डेमोक्रिटस और दूसरे थे ल्यूसिपस। इन दोनों ने इस सूक्ष्मतम कण को एटॉम कहा। क्या कहा? एटॉम। एटॉम होता है वो दो मुख्य शब्दों से मिलकर बनता है, ए और टॉम। ए का मतलब होता है अ और टॉम का मतलब होता है विभाज्य, अर्थात अविभाज्य कण, यानी कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य होता है, यानी कि और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु की खोज किसने की? तो परमाणु की खोज करने का जो श्रेय है वो वैज्ञानिक जॉन डाल्टन को जाता है। अब परमाणु की परिभाषा देने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के अपने अनुसार कुछ सिद्धांत या फिर मॉडल प्रस्तुत किए। वो अपन मॉडल पढ़ेंगे, उसके पश्चात अपन तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत था वो वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने दिया। तो पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने 3 नियम को, जिसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था निश्चित अनुपात का नियम, और तीसरा था रासायनिक संयोजन का नियम। इन 3 नियमों के आधार पर डाल्टन ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल के अंदर या फिर इस डाल्टन के मॉडल के अनुसार कहा गया कि प्रत्येक पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और इन कणों को उन्होंने परमाणु कहा। दूसरा पॉइंट था कि ये समस्त परमाणु होते हैं वह अविभाज्य होते हैं, यानी कि इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरा इन्होंने कहा कि समान तत्वों के सभी परमाणु समान भौतिक गुणधर्म वाले होते हैं। यानी कि तत्व की बात करें तो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है, और समान तत्वों के सभी परमाणु समान भौतिक गुणधर्मों वाले होते हैं। चौथा पॉइंट इसने बोला कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु असमान
भौतिक गुणधर्म वाले होते हैं। यानी कि अलग अलग तत्वों के सभी परमाणु भी अलग अलग भौतिक गुणधर्म वाले होते। पांचवा पॉइंट था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। उसको केवल और केवल एक दूसरे से या फिर एक रूप से दूसरे रूप के अंदर पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु उत्पन्न तथा नष्ट नहीं होता है, उसको केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। छठा या फिर लास्ट पॉइंट था कि तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे अनुपात के अंदर मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? एक से अधिक प्रकार के तत्वों से या फिर परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। यानी कि तत्वों के परमाणु छोटे छोटे अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बनने वाले तत्व या फिर पदार्थ तत्व कहलाता है और एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो ये था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वापस रिपीट कर लेते हैं। सन 1808 के अंदर द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित अनुपात का नियम और रासायनिक संयोजन के आधार पर डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत उसके अनुसार पहला पॉइंट था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। उन कणों को क्या कहा? परमाणु। परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, यानी कि इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। समान तत्वों के सभी परमाणु समान भौतिक गुणधर्म वाले होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु भिन्न गुणधर्मों वाले होते हैं। पांचवा था रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में था कि तत्वों का अलग अलग परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा अपन लेते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो अधिक विकसित नहीं रहा। हालांकि परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को जाता है, लेकिन क्या हुआ कि जॉन डाल्टन ने केवल परमाणु के बारे में ही बताया, उसके अंदर उपस्थित एक अपरमाणु कण और होते हैं उनके बारे में नहीं बताया। 1808 में दिया था डाल्टन ने, लेकिन डाल्टन के समय अपरमाणु कणों की खोज नहीं हुई। बाद में अपरमाणु कणों की खोज हो चुकी थी, जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के पश्चात जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने सन 1898 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन के अनुसार परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला है। इसके अनुसार परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, यानी कि बिखरे हुए रहते हैं। इस थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। और इसी प्लम पुडिंग मॉडल या फिर थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको थॉमसन ने तरबूज के साथ में तुलना की। क्या तुलना की? कि जिस प्रकार से तरबूज के अंदर लाल गिर वाला भाग होता है उसके अंतर्गत बीज धसे हुए रहते हैं,
तो क्या होता है, परमाणु का एक गोलाकार धनावेशित भाग है, जिसके अंदर जो तरबूज का लाल गिर वाला भाग होता है वो उसका धनावेशित भाग है, और जिस प्रकार से उसके अंदर बीज इलेक्ट्रॉन रूपी पड़े रहते हैं। ये था थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। लेकिन थॉमसन का भी प्रतिरूप आगे विकसित नहीं हो पाया और तत्काल रूप से कम ही समय में इसको निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट जो परमाणु प्रतिरूप था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो ये जो प्रयोग था उसने को दिया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 के अंतर्गत। इसके लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पन्नी के ऊपर एल्फा कणों की बौछार करवाई। बौछार करवाने पर उसने क्या किया, सोने की पतली पन्नी के ऊपर एक वर्ताकार जिंक सल्फाइड का पर्दा रखा। ये इस प्रकार की एक पन्नी थी, ये सोने की पन्नी, और इसके चारों ओर एक वर्ताकार जिंक सल्फाइड का बना हुआ एक पर्दा रखा, ताकि इस वर्ताकार पर्दे से जो एल्फा कण है वो वापस परावर्तित होकर चमक उत्पन्न करते हैं। क्या किया, जब एल्फा कणों की बौछार करवाई तो अधिकांश कण जो थे वो इस पतली पन्नी को या फिर इस वर्ताकार जो जिंक सल्फाइड की पर्दा था उसको बिना विचलित किए हुए सीधे निकल गए। इस प्रकार से कुछ कण एल्फा ऐसे थे जो अलग अलग कोणों पर विचलित हो गए। कुछ कण 90 डिग्री पर विचलित हो गए तो कुछ कण 120 डिग्री पर विचलित हो गए। लेकिन 20,000 एल्फा कणों में से एक एल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर विचलित हो गया, यानी कि जिस मार्ग से लौटा था उसी मार्ग से वापस आ गया। इस प्रयोग के बाद में रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। उस निष्कर्ष के अनुसार उसने पहला पॉइंट दिया कि अधिकांश कण थे वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, रिक्त या फिर खोखला होता है। दूसरा निष्कर्ष ने निकाला कि कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो अलग अलग कोणों पर विचलित हो गए। इसका मतलब परमाणु का जो धनावेश है या फिर इसका इलेक्ट्रॉन या फिर धनावेश प्रोटॉन है वो इसके बीच के अंदर या फिर परमाणु के अंदर या फिर एक केंद्र के अंदर उसके अंदर नियत रहता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक एल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर विचलित हो गया। इसका मतलब कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान है या फिर धनावेश है वो उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसको कहा था नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उसका नाम दिया था कक्षा। इनके आधार पर, इन तीन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल प्रस्तुत के अंदर कहा, पहला पॉइंट था कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन उसकी वर्ताकार पथों पर गति करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा था कि परमाणु का समस्त धनावेश या फिर द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में केंद्रित रहता है।
जिसका नाम दिया था नाभिक, और इस नाभिक की उसने त्रिज्या बताई थी 10⁻⁻15 मीटर, और जो परमाणु की जो इसने त्रिज्या बताई थी वो बताई थी 10⁻10 मीटर की त्रिज्या का। तीसरा इन्होंने कहा कि जो नाभिक का आयतन है वो परमाणु के आयतन से बहुत कम होता है या फिर न के बराबर होता है। ये 3 प्रकार के उन्होंने मॉडल के अंदर नियम दिए थे। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी विकसित नहीं हुआ। इसकी भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? पहली कि इन्होंने परमाणु के स्थायित्व को नहीं बताया। स्थायित्व का मतलब है कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों तरफ गति लगाएगा तो वह सब कक्षाओं का विकिरण उत्पन्न करेगा, और विकिरण उत्पन्न करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में नहीं बताया, और तीसरी कमी थी कि इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। ये इनकी 3 मुख्य रूप से कमियां थी। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद में बोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया था जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।